नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज डीडीए से सवाल पूछा है कि सड़कों, फ्लाईओवर की तरह ही पेड़ भी जरूरी हैं। जीवन जमीन से ज्यादा जरूरी है। पेड़ लगाने के लिए आप क्यों नहीं जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पेड़ लगाना, वन क्षेत्र बढ़ाना जरूरी है। सड़क और फ्लाईओवर बनाना अकेला जरूरी काम नहीं। पेड़ लगाने के लिए डीडीए जमीन क्यों नहीं ले सकती? पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, ये है डीडीए का जवाब। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर आदित्य प्रसाद ने बताया कि डीडीए, पीडब्ल्यूडी, वन, एमसीडी, पुलिस के बीच समन्वय और रुचि की कमी की वजह से दिल्ली भर में पेड़ लगाने में धीमी गति से प्रगति हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का 29 मई का आदेश है कि दिल्ली में 10,000 पेड़ लगाए जाएं। डीडीए ने आज कोर्ट में जवाब दिया कि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं बची है। इस पर जस्टिस नवीन चावला ने मौखिक रूप से कहा कि ग्रीन बेल्ट बढ़ाना भी दिल्ली में महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना है, न कि केवल फ्लाईओवर बनाना, हवाई अड्डे बनाना। हमारे बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें यहां रहना है। कोर्ट ने डीडीए से पूछा कि उसे केवल पेड़ लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करने से कौन रोक रहा है। 29 मई को आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक पूरी दिल्ली में 10,000 पेड़ लगाने हैं। यह आदेश जस्टिस नजमी वजीरी ने पास किया था। पर्यावरण से जुड़े इनके कई अहम फैसलों की वजह से इन्हें ग्रीन जज के नाम से जाना जाने लगा था। जस्टिस नजमी वजीरी अब रिटायर हो गए हैं कुछ ही हफ्तों पहले। पूरी दिल्ली में इन 10,000 पेड़ों को लगाने के लिए पैसे भी आवंटित किए गए थे, जिसके लिए 70 लाख रुपए की राशि दी गई। और ये 70 लाख वो जमा राशि है जो अलग अलग मामलों में जो डिफॉल्टर्स रहते हैं उनके द्वारा जो पेनल्टी जमा की गई है वो है। और कोर्ट ने साथ साथ 5 वकीलों को नियुक्त किया कोर्ट कमिश्नर के तौर पे। कोर्ट कमिश्नरों का ये काम है कि वो उन इलाकों को पहचाने जहां पर पेड़ लगाए जा सकेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि इन जो पेड़ लगाए जाएं उनके कम से कम जो तने हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट तक की जरूर होनी चाहिए। पेड़ों की गिनती होगी और उनका सेंसस रखा जाएगा। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने में पुलिस मदद करेगी। दिल्ली में यहां के नेटिव पेड़ लगाए जाएं। ये साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि पाम के पेड़ और गुलमोहर नहीं लगाए जाएं। 5 जुलाई को कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में कम से कम 4,000 पेड़ लगाए जाएं और 2 दिनों के अंदर इनके लिए गड्ढों की खुदाई का काम हो जाना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर आदित्य प्रसाद ने तब भी ये शिकायत की कि पीडब्ल्यूडी इस पर कोई जवाब नहीं देती है और वन विभाग ने जो पेड़ लाए हैं वो भी कोर्ट के निर्देशों पर खरे नहीं उतरते हैं। इस मामले पर कोर्ट में जब भी पेशी हो रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है अलग अलग विभागों के समन्वय की और उनकी प्राथमिकताओं की। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस को लेकर एक परेशानी बनी हुई है क्योंकि जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके बीच में समन्वय नहीं है, उनकी जो रुचि है वो इसमें नहीं है। इसलिए कोर्ट ने इसके बारे में डीडीए से सवाल भी पूछा है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पर्यावरणविद और हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो फॉरेस्ट कवर है या जो ग्रीन कवर है वो कितना बढ़ा है, क्या वो अभी पर्याप्त है, उसको किस तरह से बढ़ाए जाने की और जरूरत है और किस तरह के पेड़ों की जरूरत है दिल्ली को। जब डीडीए ये कहती है कि उसके पास जमीन नहीं है और अधिग्रहण के लिए, तो इसका क्या मतलब है? क्या डीडीए कोर्ट ने जैसा कहा है कि क्या डीडीए जो है वो जमीन और ले नहीं सकती सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने के लिए? तो इस वक्त हमारे साथ इस पर मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अभी वो नहीं जुड़ पाई हैं किसी कारण। हम थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे। पहले हम आपको दूसरी खबरों के बारे में जानकारी दे दें जो आज संसद में हो रहा है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस पर चर्चा की शुरुआत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने पर सवाल उठाए हैं। गोगोई ने कहा है कि मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में आकर चर्चा की मांग की है। गौरव गोगोई के बाद निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी और उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात न करे, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपनी एकता की परीक्षा कर रहा है। सुप्रिया सुले भी बीजेपी पर हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 9 साल में 9 सरकारें गिराई हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से किरेन रिजिजू ने कहा कि मणिपुर की समस्या पुरानी उपेक्षा का नतीजा है, उन्हें कभी अलगाव महसूस नहीं हुआ। आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। सर 9 इयर्स में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। एंड व्हाट इज इट? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आज द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। तो हमारे साथ हम आपसे इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को कहा है कि वो जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकते और पेड़ क्यों नहीं लगा सकते, और ये मामला जो है वो कोर्ट में था क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने ये बताया वहां पर कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डीडीए, वन विभाग, एमसीडी, इस तरह के जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके बीच में समन्वय नहीं है और रुचि की कमी है। कोर्ट का पुराना आदेश रहा है कि यहां पर पेड़ लगाए जाएं दिल्ली में। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं राधिका आनंद, जो पर्यावरणविद हैं, और उनसे ये बात हम जानना और समझना चाहेंगे कि जो दिल्ली में पेड़ हैं उनकी जो फॉरेस्ट कवर है या जो ग्रीन कवर है दिल्ली का, उसमें भले ही कहा जाता है कि कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या वो काफी है? तो दिल्ली का जो ग्रीन एरिया है वो 20% था 2013 में और वो बढ़कर अब 23.6% हो गया है 2021 में। राधिका जी, जब ये हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि जो ये ग्रीन कवर है वो बढ़ा है, और दिल्ली वैसे भी वन ऑफ द ग्रीन कैपिटल्स है, इसमें काफी पेड़ हैं। कोर्ट ने आज फिर कहा है, डीडीए कोर्ट पहले भी कहा था कि 10,000 पेड़ आप कम से कम लगाएं, ये पहले का ऑर्डर है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कमी है एजेंसीज में। क्या रुख दिखता है? ये दिखाता है कि हम कितने गंभीर हैं लेकर। एमसीडी है, वन विभाग है, डीडीए है। डीडीए का कहना है, कोर्ट ने भी कहा फ्लाईओवर्स बना रहे हैं आप, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पर
शहर का क्या, शहर के विकास में हमारे जंगल, पेड़, ये सब शामिल होने चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं नगमा जी, बिकॉज हमको कोरोना काल ने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सिखा दी, और वो है कि आपको अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, और आपको ऑक्सीजन फ्लाईओवर से नहीं मिलने वाले या सड़कों से नहीं मिलने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ों से मिलेंगे। स्पेशली दिल्ली इज़ अ लैंडलॉक सिटी, तो हमको पेड़ों के ऊपर बहुत निर्भर करना पड़ेगा। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे या हम लोग कहाँ से जिएंगे। तो ये जो ग्रीन कवर बढ़ा है राधिका जी, वो कैसे आप उसको देखती हैं अब? लेकिन उसके हिसाब से बिल्डिंग्स भी बहुत बढ़ गई हैं, एनसीआर बहुत फैल गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, हाँ, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो डिसबैलेंस ही आपको मिलेगा, क्योंकि एक बारी में 800 पेड़ कट जाते हैं, और आपको पता है पेड़ को कम से कम 30 से 40 साल चाहिए होते हैं एक भरपूर पेड़ कहलाने के लिए, जो आपको एक भरपूर ऑक्सीजन दे सके। तो ये जो गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास लैंड नहीं है, ये तो बात ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझसे। अब आप देखिए, मैं एक सिंगल वुमन हूँ, मैं एम नॉट एन एनजीओ, और मैंने सिंगल हैंडेडली अभी तक 7 लाख से ज्यादा फलों के पेड़ लगा लिए हैं। और ये पूरे इलाकों में आपने लगाए हैं? पूरे इंडिया में, क्योंकि मैं आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ काम करती हूँ, और उनका जो जज्बा है, वो देश बचा सकते हैं तो पेड़ नहीं बचा सकते। ये कन्विक्शन होनी चाहिए हर भारतीय सिटीजन, स्पेशली दिल्ली में जो इतना हमने कोविड का तो सब जगह हुआ है प्रॉब्लम, पर दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। हमको ये देखना है कि हम अपने आगे वाली जनरेशन्स को क्या दे के जाएंगे। आप बड़े बड़े इंडिजिनस पेड़ों को काट रहे हैं, जिसमें चिड़ियों के घोंसले हैं, स्पीशीज हैं, और आप क्या कर रहे हैं, बाहर से एक पाम जैसे कोई पेड़ जो हमारे यहाँ के नेटिव भी नहीं हैं, उनको आप सेंटर ऑफ रोड में लगा रहे हैं। ये किसकी समझ है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो क्या लगता है कि कंसल्ट नहीं किया जाता किसी भी एनवायरमेंटलिस्ट को, किसी जो डाइवर्सिटी को समझे? क्योंकि हम सब देख रहे हैं जो दिल्ली में रहते हैं कि आप एयरपोर्ट के रास्ते भी जाएं तो आपको जो पेड़ मिलेंगे वो ज्यादातर पाम ट्रीज होते हैं। हाँ जी, आपने सही कहा कि ये यहाँ के नेटिव नहीं है। फिर कहा जाता है कि ग्रीन कवर बढ़ गया, पर आपने जामुन के पेड़ काटे, आपने बड़े पेड़ काटे जो दिल्ली के नेटिव थे, और लाके पाम ट्री लगाया, तो पूरी डाइवर्सिटी जो है वो खत्म कर दी है। बिल्कुल। और ये पेड़ मर भी जाते हैं, फिर सर्वाइव भी नहीं करते। एग्जैक्टली, मेरे को तो लगता है ये टेंडर बेस्ड होते हैं कि कुछ टाइम तक बस ये हरे दिखें, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन हम फिर नया टेंडर निकालें। इसमें भी मुनाफा, उसमें मुनाफा, इसमें हर चीज में ना कुछ ना कोई बिजनेस चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं कुछ साल पहले ईरान गई, और ईरान में मैंने देखा, देखो ईरान का जो एरिया है इंडिया के एरिया से बहुत छोटा है, बट इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाहे आप ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, चाहे फ्रेश फ्रूट की बात करते हैं, 500 किलोमीटर हाईवे पे, 1000 किलोमीटर हाईवे पे आपको सिर्फ फलों के पेड़ मिलते हैं। हमारे यहाँ का माइंडसेट है बंदर आ जाएंगे, कोई पत्थर मार देगा, कोई ये हो जाएगा। हम लोगों को वो स्टेटस को में रहने की इतनी आदत हो गई है नगमा जी, कि जैसे कुछ चल रहा है उसको चलने दो, उसको प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मैं तो नितिन गडकरी जी को एक मैसेज देना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि सर, सारे हाईवे जो आपने बनाए हैं, सल्यूट यू फॉर दैट, सब में फलों के पेड़ लगा दीजिए। लेट इट बी मिशन फल वन, फल फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। सिर्फ आपके और मेरे खाने के लिए ना हो, सबके लिए हो। चाहे उसमें पशु पक्षी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। हम लोगों ने बस आप किसी डेवलपर को भी देखिए, बिल्डिंग जो बनाते हैं, टाउन प्लानर्स जिसको कहते हैं, वो किस तरीके की लैंडस्केपिंग करते हैं। हमारे चारों तरफ इसका उदाहरण है। आप गुरुग्राम जैसे जगह देख लीजिए एनसीआर में, जहां पर के शहर कैसे नहीं बनना चाहिए, शायद इसकी मिसाल है। कहाँ पे पार्क होंगे, कहाँ पर पेड़ होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं है। ग्राउंड वाटर है या नहीं, आप सिर्फ देखते हैं तो वो मॉल्स हैं
और हाई राइजेस हैं। Exactly. तो दिल्ली जो है राधिका जी, दिल्ली की जो ओरिजिनल स्पीशीज हैं, जो नेटिव स्पीशीज हैं पेड़ों की, वो क्या थी? हम जामुन का पेड़, जामुन का देखते हैं, हम अशोक देखते हैं, कीकर देखते हैं, अब जो कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है, संजय वन, जो दिल्ली रिज के इलाके हैं, और अब देखें आप कि धीरे धीरे जहां पर दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको हटा दिया गया है, उनके जगह में वही पाम, वही गुलमोहर। बिल्कुल। कोर्ट ने 29 मई के इस आदेश में यहां तक डायरेक्शन दिया है कि आप नेटिव ट्रीज को ही लगाएं और अब पाम और गुलमोहर नहीं लगाएं। तनों की लंबाई 10 मीटर होनी चाहिए। तो ये जो पूरा शहर है इसका, ये पहले किस तरह का था इसका ग्रीन कवर और अब क्या है? क्षेत्रफल तो बढ़ा हुआ हम बताते हैं। बिल्कुल। और जैसे जो आप कह रहे हैं नेटिव ट्रीज की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो देसी बबूल है जिसको हम किक्कर कहते हैं, वो विलायती किक्कर ने उसको ले लिया है। विलायती किक्कर इज अ वाइल्ड, पर अगर आप उस वाइल्ड को निकालने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट आ जाती है जी। तभी मेरे को आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी वहां पे उतरती हूँ, कार से मैं बाद में उतरती हूँ, मुझे कोई भागा भागा ऑफिसर या जवान आके कहता है मैडम 100%, मैडम 90%। ये बात है, अगर हम लोग फोटो ऑप के बदले में एक्चुअली पेड़ लगाएं जी, तो मेरे को लगता है दिल्ली वैसे ही इतनी सुंदर सिटी है, उसको हम और सुंदर बना सकते हैं। और मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि अगर आपको गर्मी सताती है तो पेड़ लगाइए, अगर आपको आपके आसपास पानी की कमी है तो पेड़ लगाइए, अगर आपको पक्षी पसंद हैं तो पेड़ लगाइए, अगर आपको फल पसंद हैं तो पेड़ लगाइए, पर अगर आपको अपना जीवन पसंद है तो बहुत सारे पेड़ लगाइए। यही बात आज कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ जमीन जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर संदेश है आपका कि अगर आपको जीवन पसंद है तो फिर बहुत सारे पेड़ लगाएं। कोर्ट ने ये कहा है डीडीए को कि अगर आपके लिए जमीन सिर्फ जरूरी नहीं है, जीवन जरूरी है। तो अब ये देखना है कि जो 29 मई का आदेश है उसके तहत क्या हो रहा है। 10,000 पेड़ भी लगाने की बात है। दिल्ली में तो एक दिल्ली ग्रीन फंड भी बना था और जिसको लेकर केंद्र से भी कुछ उसमें पैसे दिए जाते हैं और शहर को ग्रीन करने की बात है। लेकिन डीडीए ये भी कह रही है कि कुछ कुछ जगह जो अधिग्रहण वो कर भी लें अगर, तो बाद में फिर उनको वहां से काटना पड़ता है पेड़ों को, क्योंकि वहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाता है। तो आप तो काम कर रही हैं लगातार इस ओर, अड़चन किस तरह की आती है यहाँ पर? और ये जो माइंडलेस डेवलपमेंट है, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, ये आपने भी देखा होगा। तो आपके मिशन की शुरुआत जो है राधिका जी, वो हुई कैसे? दरअसल मैं नगमा जी एनवायरमेंटलिस्ट रही हूँ और काफ़ी सालों से काम करती थी दिल्ली गवर्नमेंट के सारे स्कूलों में, बच्चों को जाके मैंने एनवायरनमेंट का समझाती थी जी। और 2014 में मुझे लगा जो मैंने इतना पैसा कमाया है ये मैं वापस एनवायरनमेंट में डालना चाहती हूँ। तो उस टाइम मेरा आर्मी के साथ संपर्क हुआ और आर्मी के थ्रू मेरा पहला ब्रेक मुझे पंजाब बॉर्डर्स पे मिला और वहाँ से NSG और फिर CISF और BSF एंड CRPF। तो इन लोगों के साथ काम करके सच्ची बहुत मज़ा आता है मुझको। और जो आप कह रहे हैं कि एक रूलिंग है कि अगर आपने एक पेड़ काटा तो आपने 10 पेड़ लगाने हैं, पर 10 पेड़ कहाँ लगाने हैं? वो कितने छोटे पेड़ आप छोटी छोटी सैपलिंग्स लगा देते हैं, उसमें से कितने सरवाइव कर रहे हैं? उसका कोई हिसाब किताब कोई हिसाब नहीं है। कौन देखेगा वो बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं? हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज करें तो शिद्दत के साथ करें, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो खाना पूर्ति है आप एक इस भारतीय सिटीजन हैं, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कुछ तो करो आप। ये मेरा संदेश, मतलब आई रियली थिंक वेरी पैशनेटली अबाउट इट। बिल्कुल। और शायद दिल्ली को इसी पैशन की, दिल्ली NCR को इसी पैशन की जरूरत है कि यहाँ पर उस तरह से पेड़ लगे। अभी तो हमें दिख रहा है कि खाना पूर्ति हो रही है, MCD जवाब नहीं दे रही, PWD जवाब नहीं दे रही, वन विभाग सामने नहीं आता, और जो कोर्ट कमिश्नर्स हैं उनका सरदर्द ये बन गया है कि कैसे इन सब एजेंसीज का समन्वय करें। धन्यवाद आपका राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपका जज्बा जो है वो और लोगों में भी आएगा और दिल्ली को इसी तरह के जज्बे की जरूरत है, दिल्ली और NCR को खास करके। आगे देखेंगे लोकसभा में चल रही बहस, लेकिन अभी देखिए राहुल गांधी ने अपना घर वापस मिलने पर क्या कहा। बोले पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है।
घर दोबारा मिल गया है सर, कितनी खुशी सर, कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, मणिपुर में कब बोलेंगे सर, मणिपुर में कब बोलेंगे, कितनी खुशी आपको घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पीयूष गोयल ने सदन में विपक्षी नेताओं को ट्रेटर यानी कि धोखेबाज कहा है। विपक्षी नेताओं ने पीयूष गोयल से माफी की मांग की है और ऐसा न करने पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग की है। आज राज्यसभा में न्यूज क्लिक को लेकर जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसको लेकर हंगामा हुआ है। आप कैसे देखते हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक तो सुधांशु जी को बोलने का कोई वक्त नहीं था, उनको आई डोंट थिंक ही वाज इनवाइटेड टू स्पीक ऑन दिस। डेरेक ओब्रायन के कंडक्ट पे बात हो रही थी और सडनली एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में ये बातें बोली गई। उसके तुरंत उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया जैसे कांग्रेस पार्टी दुश्मनों से मिली हुई है। उसके बाद पीयूष जी खड़े हो गए और पीयूष जी ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया और कहा कि पूरा ऑपोजिशन मिला है, ये इंडिया का अलायंस मिला है, ये गद्दार हैं। मुझे सुन के भी शॉकिंग लगा कि ऐसी बातें कोई पार्लियामेंट में कर सकता हो, लीडर ऑफ द हाउस करेगा अपने पूरे फेलो एमपीज के लिए। 100 से ज्यादा एमपीज हैं इस फॉर्मेशन में और इसलिए सबको बहुत गंदा लगा, खराब लगा। तो जितने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने डायरेक्ट अपने पीयूष जी के अगेंस्ट एक प्रिविलेज मोशन की नोटिस दे दिया है टू द स्पीकर एंड एक्शन चाहते हैं, या तो वो माफी मांगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों का ऐलान किया है और सांसदों के सामने आगे की तैयारी का प्लान बताया है। प्रधानमंत्री एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो एक है या नहीं इसका टेस्ट करना चाहते हैं। 9 अगस्त से बीजेपी चलाएगी ये अभियान जिसका नाम होगा करप्शन क्विट, परिवारवाद क्विट इंडिया। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया। ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। परिवारवाद तुष्टीकरण को लेकर अभियान चलाने जा रही है, कई महीनों तक अभियान चलाएगी, ऐसा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री ने कहा है। बोलेंगे उसको, जब उसको रिप्लाई देना है ठीक ढंग से रिप्लाई पूरा बोलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो ये पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। ये भी बोले कि मैं जो भी बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। तो पहले ये बयान सुन लीजिए आप। मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बात सुनो, मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोलता। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, अशोक गहलोत कह रहे हैं अब कि उन्होंने वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी तो उन्हें छोड़ नहीं रही और खूब तालियां बजी इसके ऊपर। तो क्या कॉन्टेक्स्ट रहा और क्या मतलब निकाला जा रहा है ये बयान का? देखिए, ये एक्चुअली बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान उन्होंने दिया है और सिर्फ कल नहीं बोला है, परसों भी बोला था और 2-3 बार ये मंच से ये बोल चुके हैं। सरकारी कार्यक्रम में जब एक हेल्थ डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था उस दिन भी उन्होंने बोला और उसके बाद में जहां जिलों का लॉन्चिंग था तब भी उन्होंने बोला। तो अशोक गहलोत के जो राजनीतिक बयान है और उनका जो निशाना है वो किस तरफ है,
ये समझ नहीं आता है। लेकिन शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो फेस है, जो इस चुनाव में कांग्रेस कहती है कि वो मुख्यमंत्री का फेस लेकर नहीं जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का फेस एक तरह से वो ही है और वो कह रहे हैं कि वो पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन पद उनको नहीं छोड़ रहा है। यानी कि इस जो चुनाव में है वो उनके ही समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर आप जानते हैं कि उन दोनों के बीच में सचिन पायलट और उनके बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टस्सल रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हों कि भाई अब वो नए लीडरशिप के लिए तैयार हैं। कोई इनके जो राजनीतिक मायने हैं फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन साफ है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसकी तरफ उनका ये इंडिकेशन जरूर है। जी धन्यवाद आपका हर्षा। बाजार में 200 से 250 किलो रुपए बिकने वाले टमाटर को सस्ता करने के लिए सरकार ने कई जगहों पर 70 रुपए किलो टमाटर बेचने का ऐलान किया है, लेकिन सरकारी टमाटर खरीदना इतना आसान नहीं है। कृषि भवन में मिलने वाले सस्ते टमाटर को लेने जद्दोजहद पर देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त कृषि भवन में मौजूद हूं और कृषि भवन में नेफेड की ये जो दुकान है, यहाँ पर सस्ते टमाटर लेने के लिए एक लंबी यहाँ पर कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो नेफेड की दुकान है, यहाँ पर सस्ता जो टमाटर है वो 70 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि उतना भी सस्ता नहीं है। जून तक के टमाटर 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन अब अगर खुले बाजार में आप जाएंगे तो आपको टमाटर 200 से 250 रुपए किलो मिलेगा। और यही वजह है कि सस्ता टमाटर यानी 70 रुपए किलो टमाटर लेने के लिए आप देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। उसके बाद टोकन, अभी मैडम टोकन भी लेना पड़ेगा? टोकन भी लेना पड़ेगा। अच्छा, तो कभी टमाटर जो है आमतौर पर इतना महंगा आपने कभी सोचा था कि होगा? और इतनी लंबी लाइन लगी? फर्स्ट टाइम खरीदा है। फर्स्ट टाइम खरीद रही हैं? इतना महंगा फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं। अच्छा, और ये लाइन में कितने कई बार लग चुके हैं लाइन में कि पहली बार लाइन में लगे? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम? एक बार का खत्म हो चुका है। अच्छा, तो कितने दिन में खत्म हुआ टमाटर? बहुत देर दिन में खत्म करा, 5-6 दिन में। 5-6 दिन में? हाँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये जो अभी सरकार बेचने की कोशिश कर रही है सस्ते टमाटर, यहाँ तो मिल जा रहा है और भी तमाम सारे इलाकों में, क्या खबर मिल रही है? आपकी बातचीत होती होगी तमाम सारे रिश्तेदारों से? सब जगह महंगा ही है, बस हमारे यहाँ थोड़ा सस्ता है। कृषि भवन वालों को थोड़ा प्रिविलेज मिला है कि सस्ता है। तो ये आप देखिए, दृष्टिहीन है। टमाटर लिया आपने? कूपन दिया है 1 किलो का। बस 1 किलो का कूपन? हाँ। और सोचिए इनको कूपन जो है मिला है और आपने तो और ज्यादा मशक्कत करनी है। आपके साथ भी एक शख्स आए होंगे यहाँ पर आपको छोड़ने ले जाने के लिए। मैंने 2 किलो मांगा लेकिन नहीं दिया, 1 किलो का दिया। 1 किलो का ही दिया? हाँ। अच्छा, तो देखिए दृष्टिहीन है, टमाटर लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप भी टमाटर लेने के लिए? अच्छा, तो टमाटर बहुत सारे चुटकुले भी चल चुके हैं, तमाम सारे टमाटर के वीडियो वायरल हो चुके हैं। सबसे अच्छा वीडियो कौन सा लगा टमाटर का? टमाटर भाई वो तो नहीं पता मेरे को, पर मैं इतना बताऊंगा कि 2.25 घंटे अभी पीछे मैं परसों लगा था यहाँ पे, 2.25 घंटे लगने के बाद भी मेरे को पर्ची नहीं मिली थी। उससे पहले ही खत्म हो गई थी पर्ची। अच्छा, 2.25 घंटे लगने के बाद मैं यहाँ से बिना पर्ची के चला गया। टमाटर लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया सर, बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छा। आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। तो इस टमाटर को जो है वो किचन में रख के और कम से कम जो है आरती वारती नहीं, धूप बत्ती करेंगे इसकी, टमाटर की। हाँ। तो ये देखिए, ये टमाटर को सस्ता करने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार ये टमाटर जो है वो दाम कम करने के सरकारी चक्रव्यूह को तोड़कर फिर सुरखरू होकर बाहर निकल आता है। और अभी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, टमाटर के दाम नहीं कम हुए हैं। 200 से 250 रुपए किलो अभी भी चल रहा है। और इस टमाटर के वजह से जो क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो वेस्ट थाली है, जो लोगों की आम थाली है, वो भी अब महंगी हो गई है इस टमाटर की वजह से। बताया ये जा रहा है कि जो ताज़ा आंकड़े आए हैं कि 28% महंगी जो है वो आम आदमी की खाने की थाली हो चुकी है, और उसमें योगदान 22% महंगे होने का ये टमाटर है। तो आप देखिए, ये टमाटर खरीदने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सस्ता अगर टमाटर आपको लेना चाहते हैं आप, तो आपको
लंबी जद्दोजहद से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के अंत तक ये टमाटर सस्ता होकर आम लोगों की थाली तक शायद पहुंच पाए। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बीते 3 महीनों की हिंसा के दौरान दर्ज 6000 से ज्यादा मामलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई से 30 जुलाई के बीच में 6523 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 72 मामले हत्या के हैं। सामूहिक बलात्कार के 3 मामले हैं और बलात्कार और हत्या का बस एक ही मामला है। 4 मामले महिलाओं के से शील भंग के हैं। 100 एफआईआर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की है। आगजनी की 4454 शिकायतें हैं। 4148 मामले लूट के दर्ज किए गए हैं। 4694 मामले घर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हैं। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की 584 शिकायतें दर्ज कराई हैं। 46 शिकायतें धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और उन्हें नुकसान पहुंचाए जाने की है। आज की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।